हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है नेपाल इन टर्मोइल। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि केपी शर्मा ओली ने लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता के हितों से अधिक महत्व सत्ता के अपने लोभ को दिया है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मूलतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद को भंग करने की सिफारिश, जिसे विधिवत रूप से राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है, ने नेपाल के युवा लोकतंत्र को एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल की ओर धकेल दिया है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष करी। राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को विधिवत रूप से अनुमोदित भी कर दिया है। इस सिचुएशन के बाद हम ये बहुत गौर करके कह सकते हैं कि नेपाल का जो अभी युवा लोकतंत्र है, जो उभरता हुआ लोकतंत्र है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को 20 सितंबर 2015 से लागू किया गया था। उसके समक्ष अगर हम आज की परिस्थिति को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल का ये जो युवा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में डाल दिया गया है। साथ ही साथ नेपाल में अब राजनीतिक उथल पुथल वही पहले की तरह वापस आ जाएगी और कहा जा सकता है कि सिचुएशन जो है वो और गंभीर हो सकती है। श्री ओली, जिनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसद में लगभग 2/3 बहुमत रखती थी, ने यह कठोर कदम इसलिए उठाया क्योंकि पिछले सप्ताह उनकी सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश को वापस लेने के लिए उन पर स्वयं उनकी पार्टी का दबाव बढ़ता जा रहा था। अब यदि अगर हम इस हालात को देखें कि किन हालात में ये जो डिसीजन लिया गया है केपी शर्मा ओली द्वारा, ये क्या थे, तो बताया ये जा रहा है कि केपी शर्मा ओली, जिनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को 2017 में जब चुनाव हुए थे तो लगभग 2/3 के आसपास बहुमत मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि केपी शर्मा ओली ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि संवैधानिक परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने की बात केपी शर्मा ओली ने की थी और ऐसा कहा जा रहा था कि यदि ये अमेंडमेंट, ये अध्यादेश लाया जाता है तो ये संतुलन और नियंत्रण को कमजोर करेगा और साथ ही साथ कई सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में प्रधानमंत्री की शक्ति को और ज्यादा बल देगा। इस सिचुएशन को देखते हुए केपी शर्मा ओली के पार्टी के सदस्यों ने खुद ये बात कही कि केपी शर्मा ओली को इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। ऐसा कहा भी जा रहा है कि श्री ओली ने एक पार्टी की बैठक में यह भी कहा कि इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके संसद को भंग करना ज्यादा उचित समझा। रविवार को उनके मंत्रिमंडल ने संसद को भंग करने की सिफारिश करने का अप्रत्याशित कदम उठा लिया। अब चुनाव तय कार्यकाल से 1 वर्ष पूर्व ही अप्रैल-मई 2021 में कराए जाएंगे। संविधान विशेषज्ञों ने श्री ओली के इस निर्णय की वैधता पर कई सवाल उठाए हैं। देखिए, जो चुनाव 2022 अप्रैल महीने में या मई महीने में होने वाले थे, अब वो चुनाव
अपने समय से 1 वर्ष पूर्व यानी कि अगले साल अप्रैल मई 2021 में कराए जाएंगे। जब केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने का प्रस्ताव रखा और जब इसे अनुमोदित भी कर दिया गया, तो कई सारे संविधान विशेषज्ञ जो हैं वो इस निर्णय की जो वैधता है उसके ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। नेपाल के संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व केवल उसी स्थिति में सरकार को भंग करने की अनुमति है जब त्रिशंकु सदन की स्थिति हो जाए या कोई दल सरकार बनाने में सक्षम ना हो। यहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। चूंकि राष्ट्रपति ने सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, इसलिए अब इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने ऑलरेडी हामी भर दिया, ऑलरेडी इस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, तो अब यह मामला जो है वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा, और वो इस पर अपना फैसला क्या देती है वो देखने योग्य होगा। यदि हम लोग बात करें थोड़ी सी जानकारी नेपाल के संविधान के बारे में, तो नेपाल का जो संविधान था वो 20 सितंबर 2015 को इनैक्ट हुआ। जब ये संविधान इशू हुआ है तो पूरे नेपाल में, यदि खास तौर से हम लोग काठमांडू के आसपास के रीजन्स की अगर हम लोग बात करें, तो लोगों के अंदर बहुत खुशी थी कि फाइनली वो जितनी संकट नेपाल के लोगों को 2002 के बाद से झेलनी पड़ी है। देखिए 2002 में, और अगर हम लोग बात करें ठीक से, तो 2001 में जो शाही परिवार था, शाही परिवार में एक हत्याकांड हुआ। उसके बाद जो भी राजा बने हैं वहां की जनता उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। फिर हमने देखा 2007-8 के आसपास माओवादियों ने भी वहां पे बहुत आतंक मचाया हुआ था। बाद में उन्होंने अपने आप को राजनीति में इंक्लूड किया। तो जो नेपाल के लोग थे वो नेपाल की इस तरीके की जो स्थिति हो गई थी उससे बहुत परेशान हो गए थे। तो जब ये संविधान आया तो ये कहा गया कि संविधान जो है वो धीरे धीरे राजशाही से नेपाल को एक लोकतंत्र की ओर लेकर के जाएगा और लोगों को बहुत सारे राइट्स होंगे, बहुत सारे अधिकार होंगे। लेकिन इसी चीज को लेकर के, इसी संविधान को लेकर के नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग, खासतौर से मधेसी लोग थे, उन लोगों ने इस संविधान को लेकर के आपत्ति जताई। साथ ही साथ महिलाओं और दलितों ने भी इस संविधान को लेकर के आपत्ति जताई और यह कहा कि उन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन, द्वितीय श्रेणी नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसी मधेशी इशू को लेकर के भारत ने भी नेपाल से यह कहा कि मधेशी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा नेपाल और नेपाल की सरकार सही से करें। नेपाल की सरकार ने जब भारत सरकार की यह राय सुनी तो उनका यह कहना था कि यह पूरा का पूरा मधेसी लोगों से जो रिलेटेड मैटर है यह भारत की चाल है और यह भारत है जिसने मधेसी लोगों को भड़काया है नेपाल की सरकार के खिलाफ। इससे भारत और नेपाल के बीच में जो तलखी आई है रिश्तों को लेकर के, उसकी शुरुआत आप कुछ यहां से कह सकते हैं। हालांकि नेपाल की सरकार ने ऐसा कहा कि हम मधेसी लोगों को और भी जो बाकी ग्रुप हैं उनको और बेहतर पैकेजेस और बेहतर राइट्स देंगे, लेकिन ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन हो गई। सिचुएशन आज भी कोई बहुत बेहतर नहीं है वहां पे मधेसी लोगों के लिए या बाकी ग्रुप्स के लिए। वर्तमान परिदृश्य, जब श्री ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी 2017 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए तो उम्मीद की जा रही थी कि यह नेपाल के लिए एक नई शुरुआत होगी। नेपाल का राजशाही से गणतंत्रीय लोकतंत्र में एक पीड़ादायी संक्रमण या रूपांतरण हुआ था। मैंने देखिए आपको कहा कि राजशाही से धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर नेपाल को लेकर के जाया जा रहा था और ये जो बीच का जो पीरियड था इसमें नेपाल और नेपाल के लोगों ने बहुत तकलीफें झेली थी। 1 वर्ष से भी कम समय के अंदर श्री ओली की कम्युनिस्ट पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर ने आपसी विलय के माध्यम से देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। देखिए, जैसे ही 2017 में चुनाव हुए उसके 1 वर्ष के भीतर भीतर केपी शर्मा ओली की जो पार्टी थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आप ये समझिए, और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल, उनकी जो नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी, इन दोनों ने आपसी विलय कर लिया और विलय होकर के नेपाल की सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसका नाम था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी।
एनसीपी के लिए, विशेष रूप से श्री ओली के लिए, विभिन्न संकटों में 2-4 लोकतंत्र को उबारने का यह ऐतिहासिक अवसर था। देखिए, जब आप देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी हैं, आपके पास बहुमत है, बहुमत से भी बहुत ज्यादा आपके पास सीटें हैं, तो यह सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लोकतंत्र को बहुत बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो लोगों की समस्याएं हैं, उनका निवारण, उनका निपटारा बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हालांकि इस विलय के बाद एनसीपी के जो दोनों धड़े थे, ये दोनों जो सेगमेंट्स थे, इनके बीच में जो आपसी जो मतभेद है, जो बुनियादी जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहे थे। माओवादी, अगर हम लोग बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी सेंटर के रेफरेंस में, तो कहीं ना कहीं जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही बड़े लेवल पे प्रेरित थी चाइना की आइडियोलॉजी से। इसी को लेकर के दोनों जो धड़े थे वो एक दूसरे के ऊपर अपने जो बुनियाद है उनको थोपने का प्रयास कर रहे थे। और इसी को लेकर के श्री ओली के तानाशाही रवैये और माओवादी गुट के साथ सत्ता साझा करने की अस्वीकृति से मामला और बिगड़ गया। ऐसा बार बार कहा गया है कि भाई जो केपी शर्मा ओली है, उनका जो रवैया है वो बहुत तानाशाही रवैया है। और साथ ही साथ जो माओवादी गुट है वो भी कहता था कि भाई हमें आप पावर थोड़ी सी शेयर करें। लेकिन क्योंकि ओपी शर्मा, यहां पे ओली की अगर हम लोग बात करें, तो उनका रवैया देख करके जो दूसरा धड़ा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक असंतुष्टता थी। आगे का भविष्य, हाल के महीनों में एनसीपी के अंदर से श्री ओली पर पद छोड़ने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब पार्टी ही ने उनसे संशोधन वापस लेने की मांग की तो स्पष्ट हो गया कि उन्हें आंतरिक समर्थन भी नहीं प्राप्त है। लेकिन पार्टी लाइन का पालन करने की बजाय श्री ओली ने अपनी सरकार को ही गिरा लेने का निर्णय किया। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए पार्टी में विखंडन की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार केपी शर्मा ओली के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ें। साथ ही साथ ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, इसमें जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही थी अमेंडमेंट करने के लिए, उसको भी लेकर के स्वयं केपी शर्मा ओली के पार्टी के मेंबर्स ने भी समर्थन नहीं दिया है ओली को। और जब ये हालात हो गए कि ओली को अपनी पार्टी के ही लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि बेहतर इसमें है कि मैं संसद ही भंग कर देता हूं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद जो केपी शर्मा ओली की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साथ ही साथ एनसीपी से जो माओइस्ट सेंटर है वो तो अलग हो गई होगा, लेकिन जो केपी शर्मा ओली की पार्टी जिसको उन्होंने खुद को फाउंड किया था, सह संस्थापक थे, उसमें भी हमें अब दरार देखने को मिलेगी। और ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमें उस पार्टी में भी बंटवारा देखने को मिले। यदि ऐसा होता है तो नेपाल एक ऐसे समय पुनः राजनीतिक अस्थिरता की ओर लौटेगा जब सुस्त अर्थव्यवस्था से लेकर कोरोना वायरस संकट तक कई चुनौतियां पहले से ही मौजूद है। देखिए, यदि ऐसी सिचुएशन होती है, चूंकि केपी शर्मा ओली ने नेपाल को एक ऐसे रास्ते पे खड़ा कर दिया है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता जो है वो नेपाल के ऊपर मंडरा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर नेपाल में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत ज्यादा ही अस्थिरता आने वाली है। और ये सब उस समय आ रहा है जब नेपाल में अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कोरोना वायरस से किस तरह से निपटारा किया जाए। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आने वाला समय नेपाल और नेपाल के लोगों के लिए बहुत ज्यादा भारी हो सकता है। यदि श्री ओली इतिहास में चाहते तो वह एक अपनी प्रखर राजनेता के रूप में पहचान बना सकते थे, लेकिन अपने तानाशाही रवैये की वजह से और ये जो पद लोलुपता उन्होंने प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में दिखाई है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक बहुत ही अत्यधिक खराब छवि प्रस्तुत करी है। और उनका जो सत्ता के प्रति जो लोभ था, उसी की वजह से उनकी पार्टी का भी विखंडन जो है वो होगा। वो पार्टी जिसको उन्होंने खुद साथ मिलकर के लोगों के को फाउंड किया था, सह संस्थापक थे। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है, हाल में भारत नेपाल संबंधों में तीव्र गिरावट आई है और यह चिंता का कारण प्रकट होता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को आज का एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।